नमस्कार दोस्तों, डीजे सर क्लासेस के इस ऑनलाइन मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पहले मेरी 2 क्लासें हो चुकी है जिसमें मैंने आपको सिखाया है टोटल इंडक्टेंस निकालना और टोटल कैपेसिटेंस निकालना। अच्छा, अभी हम ज्ञात करेंगे टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस से पहले RLC का इंट्रोडक्शन वो मैं आपको देना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि RLC का परिचय निकाल कर फिर उसके बाद हम जाते हैं, लेकिन कुछ थोड़ी सी क्लासें इधर उधर हुई जिसके कारण थोड़ा सा क्रम डिस्टर्ब हुआ। तो मैं चाहता हूं कि भाई इस जो तीसरा वीडियो है इसमें हम जो हमारा टेक्निकल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का कोर्स है उसे थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर ले ताकि आपको पढ़ने में मजा आए और मुझे आपके पढ़ाने में मजा आए, ठीक है। तो आज हम जो है वो पढ़ेंगे RLC का परिचय, ठीक है ना। मतलब RLC का परिचय भी नहीं पढ़ेंगे, हम केवल और केवल प्रतिरोध का परिचय पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने इससे पहले मेरी 2 क्लासें नहीं देखी है तो आप जो है ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक कीजिए और उन 2 क्लासों को वॉच कीजिए, है ना। तो आपको पता लगेगा कि हम किस सिलसिले में बात कर रहे हैं। अभी हम बात करते हैं RLC का परिचय। तो प्रतिरोध का परिचय देख लेते हैं अपन यहाँ पे। R का परिचय, और आज की क्लास में इस वीडियो में हम केवल R का परिचय पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि तीनों का परिचय अगर एक साथ लेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि वीडियो अननेसेसरी लंबा हो, ठीक है। वीडियो छोटा हो लेकिन आपके नॉलेजेबल हो, आप उससे सीखें, है ना, और जो सीखें वो याद रखें और जो याद रहे उसको आप इस्तेमाल भी कर पाएँ अपने एग्जाम हॉल के अंदर। ये नहीं कि भाई बस आपने एक बहुत लंबा चौड़ा वीडियो देखा और इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ऐसा ज्ञान कोई काम का नहीं है जो इस्तेमाल ना किया जा सके। ज्ञान वही काम का है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो प्रतिरोध का परिचय, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक छोटी सी सारणी बनाएंगे। तो मुझे लगता है ये छोटी सी सारणी बन जाएगी। यहाँ पर हम करते हैं आपके क्रम संख्या। तो क्रम संख्या के अंदर पहला जो आपके कंपोनेंट है वो जो कंपोनेंट होगा वो होगा प्रतिरोध। तो क्रम संख्या में पहला आपके जो घटक है वो हम लेंगे प्रतिरोध। और प्रतिरोध को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब देखना, इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है। परिचय आप किस तरीके से ले रहे हो वो बहुत ज़रूरी है। परिचय का मतलब होता है कि आप किसी के साथ आपके टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो अगर आपने इसके साथ टाइम स्पेंड किया तो आपको इसके बारे में बहुत सारी नॉलेज होगी। लेकिन अगर मान लो आपने इसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है, ऊपर से आपके पास, तो फिर आपको इसके बारे में ध्यान तो होगा बट इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी। जैसे होता है ना, आपसे कोई मिलता है, आप हाथ मिलाते हो, अपना नाम बड़बड़ाते हो, सामने वाला भी अपना नाम बड़बड़ाता है, आप थोड़ा ध्यान देते हो, थोड़ा वो ध्यान देता है, बस बात खत्म। और अगर मान लो आपसे 5-7 दिन बाद पूछा जाए कि आप जो उस मीटिंग में मिले थे तो वो कौन थे, क्या थे, तो आप बोलते हो नहीं, हाँ मिला जरूर था लेकिन मुझे ध्यान नहीं है कौन थे क्या थे, हाँ उनके साथ में मिला था। लेकिन अगर मान लो मैं उसी पर्सनालिटी के साथ आपको पूरा एक दिन दूँ और फिर उसके बाद मैं आपको 1 महीने बाद या 6 महीने बाद उस पर्सनालिटी के बारे में कुछ पूछूं तो आप खुद कहोगे कि भाई वो फला व्यक्ति थे, वे फला गांव में रहते हैं, वहाँ जॉब करते हैं, शादी हुई है या नहीं है, आपको उसके बारे में काफ़ी सारी नॉलेज होगी। तो इतनी नॉलेज आपके पास आई कहाँ से? इतनी नॉलेज आपके पास इसलिए आई क्योंकि उस दिन आपने उनसे जो आपके इंट्रोडक्शन हुआ था उसमें पूरा एक दिन आप उनके साथ थे, इसलिए आप उनके बारे में इतना कुछ जानते हो, ठीक है। तो यहां पर आप देखना, प्रतिरोध जो है इसको भी हम टाइम देने वाले हैं और काफी सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये प्रतिरोध आपको देने वाला है। अभी आप देखो, घटक को इंग्लिश में कहते हैं कंपोनेंट। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कंपोनेंट, क्लियर। तो घटक, कंपोनेंट। तो आप देखिए इस टेबल को थोड़ा ऐसे एक शेप दे देते हैं इसको टेबल की, ताकि लगे कि हाँ ये टेबल है ना, इस तरीके से। चलो, तो पहला आपके पास क्या है, ये कंपोनेंट और ये आपका क्रम संख्या। चलिए अब देखना, इस प्रतिरोध का सबसे पहले हम देखते हैं प्रतीक क्या होता है ना। प्रतीक, सिंबल। प्रतिरोध का प्रतीक क्या होता है? अच्छा, प्रतिरोध का प्रतीक ऐसा होता है, ये रहा प्रतिरोध का प्रतीक R। या तो ऐसे होगा या फिर आपके पास सिंबल इस तरीके से होगा। आपको बुक्स में ये दोनों ही सिंबल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास क्या है, सिंबल है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हमको पता होना चाहिए कि प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है।
ठीक है। तो अगला जो आपके पास ध्यान रखेंगे हम इकाई, इकाई, इकाई को हम क्या बोलेंगे, यूनिट। तो ये जो है ये आपके पास क्या हो जाएगी, यूनिट। तो प्रतिरोध को हम नापते हैं किसमें, ओम में। रेजिस्टेंस काय में नापा जाता है, ओम में। तो ये आपके पास ओम, ओम, और ये रहा आपके इसका प्रतीक। क्लियर। तो अभी आपको पता लग गया प्रतिरोध जो है इसका सिंबल ये रहा, इसकी यूनिट आपके पास ये रही। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसका जो आपके सदिश निरूपण होता है वो क्या होता है, सदिश, सदिश निरूपण, सदिश निरूपण, सदिश निरूपण बोलते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को। तो ये आपके पास क्या होता है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो सदिश निरूपण जो है वो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है। और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मतलब होता क्या है कि जब किसी प्रतिरोध में से धारा गुजारते हो आप, तो प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये वोल्टेज ड्रॉप और इसमें बहने वाली धारा आपस में जो चित्रीय प्रदर्शन प्रदर्शित करेगी उसे हम कहते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। एक बार फिर ध्यान से सुनना कि जब आप इस आपके प्रतिरोध में से करंट फ्लो करवाते हो तो इसके सिरों पर वोल्टेज ड्रॉप गिरेंगे और उस वोल्टेज ड्रॉप मतलब उस V और बहने वाली धारा आपस में कैसा व्यवहार करती है ना, उनका डायग्राम, उनका चित्रीय प्रदर्शन क्या होगा, इसे हम कहते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। क्लियर। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या है, बोले करंट और वोल्टेज का चित्रीय प्रदर्शन है। और चित्र हमेशा हमारी हेल्प करते हैं, चित्रों से हमें ज्यादा बेहतर तरीके से याद होता है। ठीक है। अभी मैं आपको इतना बड़ा ग्रंथ दूं 5 मिनट के लिए और फिर उससे बोलूं कि अब मैं से क्वेश्चन पूछूं आपको, तो आप बोलोगे नहीं नहीं सर पढ़ा ही नहीं, अभी तो पहले दो पन्ने ही पढ़ रहे थे, उससे पहले आपने बुक ले ली है। लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी फोटो दिखाऊं और फिर उसके बाद आपसे पूछूं कि भाई ये जो है फोटो देखो, और 5 मिनट भी नहीं, मैं केवल 2 मिनट आपके फोटो दिखाऊं और फिर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अच्छा ये फोटो जो है वो किस बुक से ली गई है, बोले ये महाभारत से ली गई है। अच्छा इस फोटो में क्या हो रहा था, बोले भगवान श्री कृष्ण आपके अर्जुन को गीता उपदेश दे रहे हैं। और क्या है, बोले यहाँ पर दोनों सेनाएं आपके युद्ध को आतुर है, शाम का समय है और आपके पास क्या है, बिल्कुल आपके सेनाएं लड़ने को तैयार है। तो आप बताओ एक चित्र को देखने से आपको इतनी सारी नॉलेज मिल गई। तो चित्र जो है वो हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए ही बनाए गए थे। इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट और फेजर डायग्राम को क्या कर दिया गया, बदनाम कर दिया गया। अभी बदनाम कैसे हो गए, अरे यार इलेक्ट्रिकल के अंदर तो सर्किट ही सर्किट आते हैं, फेजर ही फेजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं या मेरे आपके पास जो शिक्षक बंधु शिक्षक भाई है वो डायग्राम और फेजर्स को सही तरीके से आपको नहीं समझा पाए, और वो ना समझाने के कारण वो आप पर भारी पड़ना चालू हो गए और धीरे 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 वे बदनाम हो गए। ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, ऐसे बदनाम नहीं करेंगे किसी भी चीज को। ठीक है। डायग्राम मतलब आपके काम को आसान करने के लिए बनाया गया है। ठीक है ना। तो वो आसान किस तरीके से कर रहा है हम वो समझेंगे। जैसे कि देखो यहां पर अगर मैं आपके करंट फ्लो करवाता हूं तो ये रहा रेजिस्टेंस और मैंने यहाँ पर I करंट फ्लो करवाया, और I करंट फ्लो करवाते से यहाँ पर आपके वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो I जो है इसको हम क्या करते हैं, I, और यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो होगा VR। इसे IR कर दो, रेजिस्टेंस में से बहने वाली धारा। तो अब देखो इसका फेजर कैसे बनेगा कि ये जो है ये वोल्टेज का फेजर है और ये जो आपके पास फेजर है ये I का फेजर है। तो ये है VR और ये आपके पास है IR, और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें बड़ा परिमाण किसका है, मैग्नीट्यूड बड़ा किसका है, बोले वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बड़ा है। चित्र में बड़ा एरो उसी का है ना। इसके अलावा छोटा मैग्नीट्यूड किसका है, बोले करंट का। जैसे आप कोई भी लाइटिंग सॉकेट देखते हो तो 5 एम्पियर 240 वोल्ट, आप पावर सॉकेट की बात करते हो 16 एम्पियर और 240 वोल्ट। कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई लाइटिंग पॉइंट आप और उसका स्पेसिफिकेशन ऐसे आ रहा होगा कि 240 एम्पियर और आपके पास क्या है 16 वोल्ट, नहीं देखा है ना। इसका मतलब ये, तो अभी जो है ये या तो ऐसे बनता है, नहीं तो ये फेजर आपको ऐसे देखने को मिलता है। ये VR है और ये आपके पास क्या है IR है। क्लियर। ये VR और IR ऐसे देखने को, या तो ये या फिर ये, दोनों ही एक ही चीज है। तो यहाँ V और I इन फेज है। अच्छा अगर आप वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसी जगह पर वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन भी देख लो कि एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के सिरों पर, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में जो वोल्टेज है और करंट का वेव शेप कैसा आता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा आपको कि आप साथ के साथ में आपके ये वेव जो डायग्राम है वो भी देखें।
है ना, क्योंकि अगर डायग्राम ऐसे ऐसा इस पर क्वेश्चन बना तो आप इस पर हिट कर देना, और अगर आपके क्वेश्चन यहां से निकल कर आया तो फिर आप यहां कर देना, है ना, लेकिन कर जरूर देना। चलो ये यहां पर जो है ये ओमेगा टी है, दिस इज ओमेगा टी, और ये जो है वोल्टेज का वेव है, ये वी आर है, ये वी आर है, ठीक है। अब देखो करंट जो है वो वोल्टेज के साथ ही है, साथ का मतलब जब वोल्टेज जीरो पर होगा तो करंट भी जीरो पे होगी, जब वोल्टेज मैक्सिमम पर होगा तो करंट भी मैक्सिमम पर होगी, जब आपके वोल्टेज नेगेटिव साइड पे जाएगा तो करंट भी नेगेटिव साइड पे जाएगी। इसी की तो कहते हैं साथ साथ रहना, कि भाई हम आपके साथ साथ हैं, तो आप हमारे साथ साथ हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, बेल बटन को प्रेस कर दो और बढ़िया बढ़िया से कमेंट्स डाल दो, है ना। चलो अभी आपके पास क्या है, ये हो गया है हमारे पास आई, तो ये जो है ये जो फेजर है ये है आपके आई का, ये फेजर किसका है, आपके आई आर का है, तो वी आर, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, आई आर। अब आप देखो दोनों एक साथ जीरो पर हैं, दोनों एक साथ पीक पर पहुंचे, दोनों एक साथ आपके वापस जीरो पर आए, दोनों एक साथ आपके नेगेटिव पीक पे पहुंचे, और दोनों वापस आपके पास जीरो पर आ गए, ठीक ना। तो एक पूरी साइकिल के दौरान इन दोनों का व्यवहार आपके डाल डाल पात पात रहा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि इनफेज राशियां हैं, ध्यान रखना कि जो राशियों के बीच आपके कोलांतर का मान आपके शून्य होता है उन्हें कहते हैं इनफेज राशियां। तो रजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज जो होती है वो इनफेज होती है ना, एक दिशीय होती है ना, तो संपाती होती है, एक दूसरे के ऊपर होती है। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर, यहाँ मैं कमेंट्स लिखूंगा, ये देखो जीरो है तो ये पाई होगा, और ये 2 पाई होगा, और ये 3 पाई होगा। यहाँ लिखेंगे V, दिख तो रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है, और थोड़ा ऊपर लिखते हैं यार, V R व I R एक दिशीय, V R व I R एक दिशीय राशियां एक दिशीय राशियां, है ना, होती है, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इनफेज, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, इनफेज। तो V और I के लिए मैं एक शब्द इस्तेमाल करूंगा कि V और I जो है वो क्या है, इनफेज है, इनफेज है, यहां पर भी लिख दिया मैंने इनफेज है, क्लियर। तो ये अभी आपको पता लग गया इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, बहुत बढ़िया है। देखो आपको पता है कि करंट का मैग्नीट्यूड कम है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, V एज ए रेफरेंस इस्तेमाल होता है। सिंपल सी बात है यार, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। एक समूह में अगर मान लो कोई आकार में बड़ा है तो वो समूह का आपके मुखिया अपने आप बन जाता है, आकार में बड़ा होने का फायदा जरूर मिलता है आपको, ठीक है। वैसे ही इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ये रेफरेंस, ये आपके पास एज ए रेफरेंस इस्तेमाल होता है। अब देखना आगे भी किसी भी फेजर को जब आप पढ़ोगे तो कोशिश की जाती है कि वोल्टेज को ही रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। अभी हम बात करते हैं सदिश निरूपण के बाद कलांतर। कलांतर किसे कहते हैं, बोले कलांतर आपके फेज डिफरेंस को कहते हैं। कलांतर आपके पास क्या होता है, फेज डिफरेंस, तो ये होगा फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कहाँ पर, बोले धारा और वोल्टता के बीच कोण का अंतर कलांतर कहलाता है। ध्यान रखना, आप मेरे को बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि अगर आप मुझे गौर से सुनोगे तो शायद हो सकता है कि मैं इस क्लास के दौरान ही आपको याद हो जाऊँ, ठीक है। और आपके क्या है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरी आदत है मैं एक चीज़ को 3 बार रिपीट करता हूँ। तो अगर एक चीज़ को 3 बार रिपीट करूँगा तो पक्की बात है आपको वो चीज़ 3 बार सुनने को मिलेगी और उसके याद होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्लियर। अभी मैंने आपसे क्या कहा, मैंने एक सिंपल शब्द बोला है आपसे कि करंट और वोल्टेज के बीच जो कोणीय अंतर होता है उसे कहते हैं कलांतर, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ और यहाँ इन दोनों के बीच कलांतर कितना होता है, बोले साहब 0 डिग्री दिख रहा है। आप देखो ये, ठीक है, बोले ये आपके पास 45, ये बोले 90, अगर आपके पास ये पूरा नहीं हो रहा बट लग रहा है, लगा है ना, तो ये आपके पास 180। तो आप दोबारा देखना, ये क्या हो गया 0, ये कितना हो गया 45, ये कितना हो गया आपके पास 90, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दोनों जो है उनकी सिचुएशन ये है, ऐसे वाली सिचुएशन है। अगर ऐसे वाली सिचुएशन है तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कलांतर का मान कितना हो गया, 0। अच्छा देखो, कलांतर के बाद हम बात करेंगे शक्ति गुणांक के ऊपर, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट है वो पढ़ेंगे हम शक्ति गुणांक।
शक्ति गुणांक, अच्छा शक्ति गुणांक को हम कहते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर शक्ति गुणांक को हम क्या कहते हैं? पावर फैक्टर। अब आप देखिए पावर फैक्टर होता क्या है कि धारा और वोल्टता के बीच जो कोण होता है, अगर उसकी आप कोज्या ले लेते हो, कोसाइन ले लेते हो, तो उसको क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, अगर धारा और वोल्टता के बीच बने कोण की कोज्या जो है वो पीएफ कहलाती है, पावर फैक्टर कहलाती है। तो पीएफ जो है वो क्या होगा? पीएफ का मतलब होगा कॉस फाई, है ना, कॉस कोसाइन जिसको कहते हैं कोसाइन रेशो। तो एक कोसाइन रेशो हिंदी में कहलाता है कोज्या, ठीक है ना। तो मैंने इसकी कोज्या ले ली फाई की। आप बताओ फाई का मान तो 0 डिग्री है ना, तो ये क्या हो जाएगा? कोस 0। और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? बोले कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो 1 को हम कहते हैं यूपीएफ, दिस इज यूनिटी पावर फैक्टर। यूपीएफ क्या हो जाएगा? यूनिटी पावर फैक्टर। तो कॉस फाई की वैल्यू जो है वो, इसको थोड़ा सा अंदर करते हैं अपन, क्योंकि इधर की तरफ एक पॉइंट और लिखना है मुझे, एक पॉइंट और लिखेंगे उधर की तरफ। हाँ, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? cos 0, और cos 0 का मान 1, और इसको हम कहेंगे यूपीएफ, और यूपीएफ होता है यूनिटी पावर फैक्टर। आप देखना आपके जो मॉडल पेपर आते हैं ना, उन मॉडल पेपरों में ऐसे क्वेश्चन दिए, यूपीएफ का पूरा नाम क्या है ना। कितना नन्ना मुन्ना सा प्रश्न है ना, सिंपल, कुछ नहीं पूछा, सिंपल पूछा है यूपीएफ का पूरा नाम क्या है? यूनिटी पावर फैक्टर, है ना। लगा देना यार, पता है तो फिर अब आपको मेरी कहाँ जरूरत पड़ रही है आपको यार, है ना। और हर वक्त मैं आपके साथ थोड़ी रहूँगा, तो आप जो है आत्मनिर्भर बने, है ना। तो और ईश्वर करे आपको मेरी ज़रूरत कम से कम जो है पड़े। आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आप से ही कर लो, बस मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊँ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व करो। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं आए, आपको लगे कि नहीं ज़रूरी है, आपको नंबर दिए जाते हैं, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है ना। और जो है मैं उस चीज़ को कंसीडर करूंगा अगर वो क्वेश्चन मुझे लगा कि हाँ अच्छा क्वेश्चन है तो। अच्छा, यहाँ पर आपके पास शक्ति व्यय की बात करते हैं। शक्ति व्यय, पावर कंजप्शन, पावर कंजप्शन। अब देखो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में जो पावर कंजप्शन होता है वो होता है आपके पास P बराबर I²R। P बराबर क्या होगा? I²R। तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में पावर कंजप्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू I²R। क्लियर? तो अभी तक देखो हम पढ़ रहे हैं प्रतिरोध का परिचय। अब ये नहीं आपसे कोई पूछे कि प्रतिरोध क्या होता है, बोले प्रतिरोध तो प्रतिरोध होता है और प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं, बस प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, बस नहीं। अब आप देखो प्रतिरोध के बारे में आपको कितनी जानकारी पता है। रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस जो है वो रजिस्टर की प्रॉपर्टी है। रजिस्टर जो है एक पुर्जा है और रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है। तो रेजिस्टेंस बेसिकली एक गुणधर्म है। इसका सिंबल ये है, ठीक है ना, और इसकी इकाई ओम होती है। इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है या फिर ऐसा होता है, साथ में वेवफॉर्म डायग्राम इस तरीके का होता है, ठीक है। V और I मतलब एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में बहने वाली धारा और वोल्टता के बीच कलांतर शून्य होने के कारण उन दोनों को इन फेज राशि या एक दिशीय राशि कहते हैं। तो आप देखो फेज डिफरेंस का मान 0, पावर फैक्टर का मान 1 होता है, यूनिटी पावर फैक्टर मतलब यूपीएफ होता है, और शक्ति व्यय जो है वो क्या होता है? I²R। क्लियर? तो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ यार बहुत बढ़िया। अच्छा देखो इसके बाद मुझे और चाहिए, तो आप इसके बाद जो है एक कॉलम और बना लेना। मेरे पास उधर की तरफ कॉलम नहीं है तो मैं ये वाला कॉलम यूज करूंगा, है ना। ये मुझे बढ़िया कॉलम लग रहा है तो मैं इसे इस्तेमाल करूंगा मेरे अगले के लिए। तो यहां पर आप देखो, अगला आपके पास जो कॉलम है वो हम पढ़ेंगे आपके रिमार्क। क्या पढ़ेंगे? रिमार्क। मतलब जो चीजें मैं आपको यहां नहीं बता पाया वो बताऊंगा रिमार्क के अंदर। जैसे कि मैंने आपको ये सब तो बता दिया, सिंबल, इसकी यूनिट, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, फेज डिफरेंस, पावर फैक्टर, फेज एंगल, पीएफ, लेकिन मैंने ये नहीं बताया प्रतिरोध होता क्या है ना। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिरोध होता क्या है। तो प्रतिरोध क्या होता है कि धारा के मार्ग में चालक तार के पदार्थ द्वारा उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। दोबारा फिर ध्यान से सुनिए, आपके धारा के मार्ग में चालक तार के पदार्थ द्वारा उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिरोध की डेफिनेशन जो है वो बड़ी क्लियर है कि बेसिकली ये रुकावट नहीं है, ये आपके जो कंडक्टर है, जिस मटेरियल का वो बनाया गया है, उस मटेरियल के कारण पैदा होने वाली रुकावट है।
बड़ा बारीक सा फर्क है, लेकिन ये फर्क आपको महसूस करना पड़ेगा और यही आपको बताएगा कि आप बेस्ट हो, है ना। सिंपल कह दिया कि रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं, रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इससे बढ़िया बात यह है कि जिस चालक तार में आप धारा को प्रवाहित कर रहे हो, वो चालक तार जिस मटेरियल का बना है, उस मटेरियल की कंपोजिशन के कारण जो करंट कंडक्शन में अपोजिशन पैदा होगी, रुकावट पैदा होगी, उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना। तो हम पहला पॉइंट यहां पे लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट, धारा के मार्ग में चालक तार द्वारा उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, है ना। धारा के मार्ग में चालक तार के पदार्थ द्वारा उत्पन्न रुकावट को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। पहला पॉइंट आपके क्लियर हो गया। तो बेसिकली अभी आपको समझ में आ गया कि चालक तार के पदार्थ द्वारा, चालक तार के पदार्थ द्वारा, चालक तार के पदार्थ द्वारा उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। तो बेसिकली प्रतिरोध जो है वो रुकावट है, और किसके कारण है? मटेरियल के कारण उत्पन्न आपके क्या है? रुकावट है। अच्छा, और देखते हैं, अगले पॉइंट में देखते हैं अपन। आपको पता होना चाहिए कि जो सूत्र आपने लिखा है ना, ये सूत्र कहलाता है सार्वत्रिक सूत्र, यूनिवर्सल फॉर्मूला। तो I स्क्वायर R जो है वो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में, या कोई भी आपके कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस आपके पास है और उसमें बहने वाली करंट आपको पता है, तो उसके लिए आप इस सूत्र को इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम क्या कहते हैं? I स्क्वायर R को सार्वत्रिक सूत्र, यूनिवर्सल फॉर्मूला कहते हैं। I स्क्वायर R को सार्वत्रिक सूत्र, सार्वत्रिक आपके सूत्र मतलब यूनिवर्सल फॉर्मूला, इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूनिवर्सल फॉर्मूला। यूनिवर्सल फॉर्मूला कहते हैं। तो I स्क्वायर R जो है वो हमारे पास क्या है? सार्वत्रिक सूत्र है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ठीक है ना, I स्क्वायर R। अच्छा, और बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है ना, उसे हमने डिफाइन जब किया वो आपके पारे की सहायता से किया। अच्छा, यहाँ पर दो बातें हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस किसका बनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अलग है। अगर मैं कहता हूँ कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को डिफाइन हमने किसकी सहायता से किया, तो वो क्वेश्चन का आंसर अलग है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मानक प्रतिरोध को आप किससे बनाते हो, तो उत्तर होगा मैग्नीन। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस आपने किससे परिभाषित किया, तो उत्तर आपके पास क्या होगा? पारा। अच्छा, देखना, हम बात करते हैं कि जब आपके करंट और चार्ज अपने आपके आरंभिक दौर में थे, तो उस वक्त इस आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए कंडक्टर यूज नहीं किए जाते थे, उस समय माध्यम यूज किए जाते थे। बात समझ में आई? मतलब आप देखो, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि आप मुझे बताइए, तार पहले आया या आपके करंट? तो आप क्या बोलोगे? सर पहले करंट आई होगी, फिर करंट जो पता लग गया करंट है, तो फिर करंट को गुजारने के लिए आपके तार आया होगा, है ना। मतलब अगर आपको समझ में आ रहा है तो। मतलब एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आपसे कि आप बताइए कि भी आग का आविष्कार पहले हुआ या चूल्हे का? तो आप बोलोगे साहब कि पहले आग का आविष्कार हुआ था, फिर चूल्हे का आविष्कार हुआ था। ऐसा थोड़ी हुआ था कि पहले आदि मानव ने चूल्हे का आविष्कार कर लिया था, फिर उसके बाद जो है आदि मानव की वाइफ जो है उस चूल्हे को सर पे लेके ढोती थी, फिर एक बार उन लोगों ने आग का आविष्कार किया और फिर उसके बाद जो है उन्हें पता लगा कि नहीं साहब, यहाँ पर आपके पास क्या है, आग जलाएंगे। तो ऐसा नहीं हुआ होगा ना। सिंपल आपके पास क्या है, वे कैसा रहा होगा कि पहले जो है आग का आविष्कार हुआ होगा, फिर उसके बाद आपके चूल्हे का आविष्कार हुआ होगा, है ना। तो यहां पर भी आप देखना, सबसे पहले जो है वो हमारा क्या है, तार का जो है आविष्कार बाद में हुआ, उससे पहले जो आपके करंट कंडक्शन होता था वो माध्यम में हुआ करता था। क्लियर है ना। तो अभी आपके पास क्या है, हम बात करेंगे मानक प्रतिरोध को पारा Hg मरकरी की सहायता से परिभाषित किया गया।
क्लियर, इसको इसकी सहायता से परिभाषित किया गया। अब आप देखो और आपको क्या क्या पता होना चाहिए रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। अच्छा उधर की तरफ जगह नहीं बची, मैं इधर का तरफ कर रहा हूँ, आप मैनेज करना यार इस चीज़ को, है ना। वैसे मेरी क्लासरूम में 2 बोर्ड लगे होते हैं, इधर और इधर, वो मैं पूरा बोर्ड जो है भरता हूँ पेट भर के, और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है तो बहुत उसमें चलना पड़ रहा है, तो आप थोड़ा मैनेज करना ना, आपको एक सारणी बनानी है पीछे तक। अच्छा अभी इसके बाद अगला पॉइंट आपके पास धारा, और धारा आपके पास क्या होगी, I बराबर V बटा R, ओम के नियम से है, आप पढ़कर आए हो ओम का नियम, आपको पता होना चाहिए। और ये इसकी इकाई जो है वो होगी एम्पियर। एम्पियर A से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर आपके पास होगा कूलाम पर सेकेंड, या फिर आपके पास होगा बायोट। अच्छा 10 एम्पियर का बंच जो है वो 1 बायोट बनाता है, क्लियर, 10 एम्पियर का बंच 1 बायोट बनाता है, तो बायोट एक बड़ी यूनिट है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है कि बायोट आपके क्या है, किसकी इकाई है, धारा की। इसके बाद आखिरी जो है वो है वोल्टता, तो वोल्टता आपके पास होगी V बराबर IR, और इसकी इकाई होगी वोल्ट, इसकी इकाई आपके पास क्या होगी, वोल्ट, क्लियर। अब आप देखिए ये हुआ है प्रतिरोध का आपके परिचय। अब आप सोच लो कितने क्वेश्चन हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए ना, ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, लिख लो, क्लास को बार बार सुन लो, ठीक है ना। और आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, और हाँ याद जरूर करिएगा। थैंक यू।